हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसके कैपिटल गेन के टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स के बारे में समझेंगे। क्योंकि कल हमने कैपिटल एसेट क्या है और ट्रांसफर क्या है, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि जो इसमें सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग जो दो टर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे कि कैपिटल एसेट्स एंड ट्रांसफर। तो ये जो ट्रांसफर को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में और कैपिटल एसेट्स को 2 सबसेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। तो उसी को मैंने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल की कितनी टाइप्स की कैपिटल एसेट्स होती हैं और उनको हम किस तरीके से उन पर हम गेन लगाते हैं। गेन टैक्स हम कैसे मानेंगे, उसको गेन कितना हुआ। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स को डिसाइड करता है हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कि एक एसेट को हमने कितने समय उसे होल्ड किया है, तो तभी उसका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड होता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि होल्डिंग और उसका एक्विजिशन पीरियड, जैसे इस कब से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डे बिफोर द डेट ऑफ द ट्रांसफर। यानी कि इन दोनों को हम देखते हैं किसी भी एसेट्स को लेकर। और अगर वो एसेट, यानी एक एग्जांपल देखते हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि अगर किसी एसेट को हमने सपोज 1 अप्रैल 2011 में परचेज किया है, उसे खरीदा है, एंड सेल उसकी हमने 10 अक्टूबर 2019 में की है, तो इस पीरियड ऑफ होल्डिंग इसका क्या माना जाएगा? 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 9 अक्टूबर 2019। अगर ये पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो आपका अगर मोटे तौर से देखा जाए तो ये देखते हैं कि अगर हमारा ये पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 3 ईयर है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में मानी जाएगी। लेकिन अगर वो लेस देन 3 ईयर है, यानी कि 36 मंथ है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल मानते हैं उसे। लेकिन इसमें कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिनके टाइमिंग्स कुछ अलग भी होते हैं, तो उसको कैसे हम कहेंगे, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, तो इनके टाइमिंग्स थोड़े अलग माने जाते हैं। तो उसमें भी हम दो कैटेगरीज मान लेते हैं। लिस्टेड जो अगर कंपनी में शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड है, और अनलिस्टेड अगर शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड है, तो उनको हम कैसे करेंगे। अगर लिस्टेड कंपनी में शेयर है, कोई भी सिक्योरिटी है लिस्टेड या इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, यानी सेबी के अंदर लिस्टेड है, तो उसका पीरियड ऑफ जो होल्डिंग है वो आपका अगर लेस देन 12 मंथ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में आएगी, और मोर देन 12 मंथ है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में आएगी। ऐसी अगर म्यूचुअल फंड के बारे में देखें तो म्यूचुअल फंड का अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो वो आपका 12 मंथ्स में, 12 मंथ अगर कम है, 12 मंथ से कम है या 12 मंथ पूरा एग्जैक्टली है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में आएगी। और ऐसे ही अगर वो मोर देन 12 मंथ है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के अंदर आएगी। यहाँ पर ऐसे ही बॉन्ड्स के बारे में है। बॉन्ड्स को भी हम 12 मंथ होल्डिंग पीरियड अगर उसका है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल में आएगी, कैपिटल एसेट्स मानेंगे। और अगर वो मोर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में है तो वो आपका इसमें सिक्योरिटी, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को मानेंगे। ऐसे ही अगर आपकी अनलिस्टेड शेयर है, यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड, ये शेयर्स अगर अनलिस्टेड कंपनी के हैं तो वो 12 मंथ से कम है अगर उसका टाइमिंग, तो हम उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की कैटेगरी में रखेंगे। अगर मोर देन 12 मंथ है तो आपका वो शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। अदर एसेट्स के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो है म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड अगर हमारा इक्विटी ओरिएंटेड है तो वो तो उसका टाइम पीरियड तो 12 मंथ ही रहेगा। लेकिन अगर अदर टाइप के म्यूचुअल फंड है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 36 मंथ का माना जाएगा। अगर लेस देन 36 मंथ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को के तरह कंसीडर करेंगे, और अगर वो मोर देन 36 मंथ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की तरह उसे कंसीडर करेंगे।
अब मैंने शेयर्स और बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स की बात कर ली, यहाँ पर मैंने डिवेंचर्स की बात नहीं करी है। यहाँ डिवेंचर्स के बारे में हम ये कहेंगे कि अगर, क्योंकि उसके लिए अलग से रूल है, डिवेंचर्स के लिए अगर वो लिस्टेड कंपनी के डिवेंचर्स हैं और उसका होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, मोर देन है तो 12 मंथ मोर देन है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। ऐसे ही अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी के डिवेंचर्स हैं तो वो अगर लेस देन 36 मंथ है तो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, और मोर देन है तो 36 मंथ है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। अगर हम टैक्स रेट की बात करें कि कैपिटल गेन टैक्स रेट क्या है, कैसे लगता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स स्लैब है वो नॉर्मल एक जो टैक्स स्लैब रेट्स है उनके अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर है तो उस पर हमारा 15% के 15% जो है स्लैब रेट टैक्स रेट है। LTCG टैक्स जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं उन पर हम उनके गेन पर हम कितना टैक्स लगाते हैं, 20%। अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा उसमें चेंज भी हो सकता है क्योंकि वो 20% है नॉर्मल, विनिंग में है 30% आपका। और अब आता है कि अगर हम कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो हमें कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना कैपिटल गेन होना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा, एक टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपका कैसे हम कैलकुलेट करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है कि सेल्स वैल्यू, जो भी आपने एसेट्स बेची है उसकी वैल्यू, तो फुल ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू। देन हम ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस है उनको हम ट्रांसफर करने में कोई खर्चा किया गया है तो उसको बिलिंग वगैरह या आपके स्टेशनरी वगैरह, तो कुछ भी ऐसा खर्चा है जो आपने उसमें हुआ है तो वो आपका उसमें माइनस हो जाएगा। नेट कंसिडरेशन आपकी आ गई। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स किसी भी, यहाँ पर तो सेल ट्रांसफर करने में जो एक्सपेंसेस हैं उनका लेते हैं, और यहाँ पर अगर आपने होल्डिंग पीरियड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर कुछ उसको एक्विजिशन यानी परचेज करने में जो भी खर्चे किए होंगे वो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे आपका कमीशन है, स्टैम्प ड्यूटी है, उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहेंगे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें एज यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा नेट कंसिडरेशन से। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई जिसे कहते हैं कोई, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो भी माइनस होता है। ज्यादातर जो ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो हमारे ये क्या कहते हैं शेयर्स के ऊपर वगैरह पे, अभी हम आगे इसके बारे में कहेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हम बिल्डिंग ली सपोज और उसमें हमने कुछ नया उसमें करा दिया, इम्प्रूवमेंट कराया, तो ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इसको हम इसमें माइनस करके, और हमारा जो अब बचता है वो हमारा कैपिटल गेन कहलाती है। यानी कि एक बार हम और कर लेते हैं, यानी कि सेल्स प्राइस जो भी हमने बेचा वो लिखेंगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो हमने उसको सेल करने में जो हमने खर्च किए हैं उसको हमने माइनस कर दिया तो नेट कंसिडरेशन आ गया। एंड नेट कंसिडरेशन में से हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हमने परचेज जब करी तो उस पर जो हमने ब्रोकरेज वगैरह दी होगी, स्टैम्प ड्यूटी दी होगी, उसको हम माइनस कर देंगे। देन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर कोई हमने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उसकी अल्टरेशन में कोई खर्च किया है तो वो भी हमारा माइनस होगा। देन वी विल गेट कैपिटल गेन। अब आते हैं कैपिटल गेन हमने जब ले ली तो कैपिटल गेन के बाद हमारा हम उसको कैसे, ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए है कि हमें ये कैपिटल गेन में सीधे सीधे हम टैक्स लगा देंगे, लेकिन अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके लिए हमें इंडेक्सिंग करनी होगी। और इंडेक्सिंग करने के लिए एक बार हम ये देखते हैं कि इंडेक्सिंग हमें किसकी करनी होती है। हमने सेल प्राइस की तो इंडेक्सिंग करनी नहीं होगी, हमें करनी होगी इंडेक्सिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की। और इंडेक्सिंग होती क्या है, कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, क्योंकि जो पहले हमारा एक चार्ट है इंडेक्सिंग का, CII कहलाता है वो। CII जो है वो आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये करते हैं कि इंडेक्स वैल्यू हमारी क्या होगी।
और उसी के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इंडेक्स्ड वैल्यू निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की इंडेक्स्ड वैल्यू निकालते हैं। लेकिन ये जो प्रोसीजर है इंडेक्स वैल्यू निकालना हमें कब जरूरत पड़ती है, जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को देखते हैं, यानी कि मोर देन 3 इयर्स हमने होल्ड किया हो, या कुछ जो शेयर्स वगैरह है उसका जो इसमें है, तो इसकी चीजें शेयर्स को तो हम इंडेक्स करते ही नहीं, खैर कुछ ही का है उसमें। लेकिन यहाँ पर जब हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तभी हमें इंडेक्सिंग करनी पड़ती है। तो इन केस ऑफ LTCA लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में कोआ और कोई शुड भी इंडेक्स, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे हम निकालेंगे, अगर हमारी, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट ने जो इंडेक्स CII है, यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वो 2001 का एप्लीकेबल किया है। पहले, इससे पहले हमारा 1981 वाला एप्लीकेबल होता था। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने जो भी उसमें हमने हमारी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई है उसको लेंगे। देन CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल हमने बेचा है उसका हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से हम उसको उस साल की वैल्यू लिख देंगे इसमें। और CII फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच द एसेट्स वाज हेल्ड, यानी कि जिस साल हमने एसेट्स को लिया है, खरीदा है, उस साल की CII है। 2 साल की, यानी कि जिस साल हमने खरीदा और जिस साल हमने बेचा, उन दोनों साल की हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि CII फॉर द, अगर हमारी 80, 81, 82 से पहले का फॉर द ईयर अगर है तो विच एवर इज लेस, अगर हमारी 80, 81 से पहले के लिए की है कोई चीज, तो उसके लिए हम ये देख लेंगे कि विच द एसेट्स, यानी कि CII इस साल की या 81, जो हमारी विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा। यानी मैंने इसलिए ये लिखा 80, 81, 82, यानी कि 2 इंडेक्स पहले थे, 81, 82 वाला और यहाँ पर अब 2001 वाला। तो जो हमारा एप्लीकेबल है उसी को ही हम लेंगे यहाँ पर हमारा, क्योंकि अब आज की डेट में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 2001 की CII आपको यूज करनी पड़ेगी उसकी चार्ट को। आता है अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ऐसे ही सेम है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर जो आपने करा। CII यहाँ पर हमने क्योंकि एसेट्स एक्विजिशन कर रहे थे तो हमने जिस साल ली थी उसकी CII लेंगे। यहाँ पर लेंगे कि जिस साल हमने इम्प्रूवमेंट किया है उस साल की CII को ले लेंगे। अगर हमने एसेट्स एक्वायर की है 1 अप्रैल 1881 से पहले, तो कोआ जो है, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 81 विच एवर इज हायर, जो हमारा 81 से जो ज्यादा होगा, मतलब एज ऑन 81 में जो होगी, या हमारी एक्चुअल कॉस्ट या FM वैल्यू, इन दोनों को हम किस पर देखेंगे, 81 के में 1 अप्रैल 81 में देखेंगे, और इन दोनों में से जो ज्यादा होगी फेयर मार्केट वैल्यू या एक्चुअल कॉस्ट, उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ कोआ। इम्प्रूवमेंट कॉस्ट जो अगर बिफोर 81 से पहले की है तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो हमारी इग्नोर हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं कि अगर कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो सेल्फ जनरेटेड है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये जो हमारी एसेट्स हैं वो हमारी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स कहलाती हैं। और सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होती है उनकी सेल्फ जनरेटेड की नील होती है, और सिर्फ हम परचेज प्राइस को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे ही इसमें देखिए बेनिफिट ऑफ जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 मार्च नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ अबव एसेट्स, अगर फेयर मार्केट वैल्यू हमें नहीं मिली है तो उसका बेनिफिट भी नहीं, हमें सिर्फ परचेज प्राइस को लेंगे। लेकिन अगर बोनस, शेयर्स, सिक्योरिटीज, क्योंकि 2 कैटेगरी हमने, एक सिंपल एसेट्स मान ली थी हमने जब हम उसका टाइमिंग्स कर रहे थे, तो हमने एक शेयर डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सबको एक कैटेगरी, और एक कैटेगरी हमने अदर एसेट्स की मान ली थी। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम सिंपल एसेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इस रूल्स को एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन बोनस, शेयर, सिक्योरिटी अगर है तो इफ एक्वायर्ड बिफोर 81 FM वैल्यू एज ऑन फर्स्ट, जो कि हमारी फेयर मार्केट वैल्यू को हम करेंगे। अगर हमारी इफ एक्वायर्ड ऑन आफ्टर 81 तो हमारी नील हो जाएगी। तो समझ में आया कि कि हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
कुछ रूल्स 2016 के बाद आईडीएस इंडियन इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में आए हुए थे, वो आपको मैं लिंक भेज दूंगी, उसके हिसाब से आप उसको पढ़ लीजिएगा। और ये सारी चीजें तभी अच्छी तरीके से आएंगी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो इसके बाद मैं कोई को समझने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगी। कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिक्लेयर्ड अंडर द आईडीएस एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 कहता है कि where capital gain arise from the transfer of an assets declared under IDS. IDS means है in income declaration scheme 2016, and tax surcharge and penalty have been paid on FMV यानी कि fair market value as on 1st June 2016. Then COA of such assets shall be फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 जून 2016। वो कह रहे हैं आईडीएस की जितनी, आईडीएस में आप देखिएगा जाकर के, उसमें लिंक जो मैं दूंगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी। तो आईडीएस में, और आप वैसे भी जा करके गूगल पे भी देख सकते हैं, कुछ एसेट्स इन्होंने क्लासिफाई कर दिए हैं। उन एसेट्स के लिए हम उसको हम फेयर मार्केट वैल्यू जो एज ऑन 1 जून 2016 होगी उसी को ही हम एप्लीकेबल करेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग एसेट्स कैसे उनकी कैलकुलेट करते हैं? इन द केस ऑफ कैपिटल एसेट्स डिक्लेयर्ड अंडर द आईडीएस, उनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे डिक्लेयर करेंगे? बीइंग एन इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी, द पीरियड ऑफ विच सच प्रॉपर्टी, जो भी हमारी एविडेंस देने के बाद जो प्रॉपर्टी यानी रजिस्टर्ड होगी अथॉरिटी में, स्टेट गवर्नमेंट की एविडेंस देना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही इमूवेबल प्रॉपर्टी की पीरियड ऑफ होल्डिंग डिसाइड होगी। In any other case, the period for such assets is held shall be reckoned from the first day of June 2016. और जो अगर कोई और assets है तो उनके लिए 1 जून 2016 के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो यानी कि ये IDS की जो इंडियन इनकम टैक्स जो हमारी डिक्लेरेशन स्कीम है, इसके अंदर सबसे पहले हमें एसेट्स को देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। तो इसकी कैपिटल गेन हालांकि बहुत टिपिकल और बहुत लेंथी है, इसके एक एक रूल को ध्यान में रखना होगा, लेकिन कुछ जो मोटे रूल्स हैं जो अक्सर जो क्वेश्चन में हमें हेल्प करते हैं सॉल्व करने में, उसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। मेन आपका पता होना चाहिए आपको कैपिटल एसेट्स क्या है, कैपिटल एसेट्स के और ट्रांसफर क्या है, कौन से ट्रांसफर को हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि कैपिटल एसेट्स में पोहा क्या है, यानी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होती है, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से हम कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट उसको उसके न्यूमेरिकल पोर्शन के थ्रू हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसका आप ठीक है, थैंक यू बेटा।